Hello students. Am I audible and visible to all of you? Okay. So welcome students. Welcome Janvi. Good afternoon. So guys, I welcome all of you in my world of economics and on Unacademy platform. I hope you guys are doing well. और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का रिवीजन बैच चल रहा है. ये क्लास एक्चुअली 3 बजे होनी थी, बट ड्यू टू डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट आई हैव टू प्रीपोन इट एट 12:30. ओके तो वो एक्चुअली अनअवॉइडेबल रीजंस थे, इस वजह से मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता था. तो अभी 12:30 बजे हम लोग कर रहे हैं ये वाला सेशन. और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एम्प्लॉयमेंट होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत दिए हुए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है. आई होप यू गाइज हैव seen all have watched all my videos till now. रिवीजन बैच के अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे आप प्लीज़ देख लीजिए. चलिए, इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर की शुरुआत करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज CS Mayank Agrawal and I am a company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. I have completed my MCom in business policy and corporate governance. I am a verified plus educator on Unacademy platform with a teaching experience of more than 8 years. And I am currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. So guys, this is all about me. और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. अब बात करते हैं, अगर आप लोगों को मेरे कोर्सेज देखने हैं, जितने भी मैं क्लासेस लिया हूं अब तक, अगर वो आपको देखना है तो आप मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. वहाँ पे आप CS Mayank Agrawal टाइप करेंगे तो ये मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा. यू कैन गो इन दिस कोर्सेज टैब और वहाँ से आप मेरे सारे प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं. हालांकि स्पेशल क्लासेस बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन प्लस क्लासेस के लिए आपको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन बहुत नॉमिनल प्राइस चार्ज किया जा रहा है और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सिर्फ मेरा नहीं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. क्या क्या मिलेगा आपको इस प्लस सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत? तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो आपको पूरा सिलेबस कवरेज मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उसके बाद टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जितनी बार चाहे उतने बार देख सकते हैं, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है तब तक. आप को स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा. आंसर राइटिंग सेशंस हर संडे सुबह 10 बजे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. और उसके बाद मेंटरशिप एंड गाइडेंस अवेलेबल होगा आपको मेरा. उसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो इसके अंतर्गत 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाता है. एक पर्सनल मेंटर आपके लिए हायर किया जाएगा और वो पर्सन आपको डाउट सॉल्व करने में मदद करेंगे, वीकली रिपोर्ट देंगे, पेरेंट्स उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी प्लानर भी आपको मिलेगा उनके द्वारा, और जितने भी अदर बेनिफिट्स है प्लस के वो भी मिलेंगे. ये 11th 12th का कॉम्बो पैक है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे स्ट्रीम के मिलेंगे और सभी के सभी फैकल्टीज़ का देखने का मौका मिलेगा. आप मेरा रेफरल कोड मयंक CS लाइव अगर यूज़ करते तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ये 12th के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान है, बहुत नॉमिनल प्राइस है. 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कितने का भी ले सकते हैं आप, आपके ऊपर. ये मेरा टेलीग्राम आईडी है CS Mayank, आप मुझसे जुड़े और क्लासेस के नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं. चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की. आज का जो टॉपिक है बेटा वो है एम्प्लॉयमेंट. यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट.
एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ना है। रिवीजन लेक्चर है और मैं ट्राई करूंगा कि सारे कंसेप्ट कवर पाऊं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट मोड में, ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। बट बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, आई कैन बेट यू। ओके, देन सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और उसके बाद हमको पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट में हमको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, टाइप पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है उसका एनालिसिस करना है। हमेशा जब भी मैंने PYQ एनालाइज किया है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है जो डेटा के फॉर्म में दिया रहता है और उसको आपको एनालाइज करना होता है। ठीक है, बात करते कंसेप्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, तो इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स, टाइप्स, कॉजेज, रेमेडियल मेजर्स, स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी होंगी। चलिए बात करते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। मैं इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट पढ़ने में दिक्कत ना हो। मेरे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। मान लीजिए प्रशांत कोई भी ऐसी एक्टिविटी प्रशांत के द्वारा की जाती है जिससे कि वो अपना घर बार चला सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, पैसे कमा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स प्रशांत इज डूइंग एनी एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि प्रशांत एक छोटी सी दुकान अपना ओपन करता है जिसमें वो मोबाइल बेचता है। तो इसका मतलब यह है कि उसने जो शॉप ओपन की है, उसने जो मोबाइल बेचने का काम शुरू किया है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है उस मोबाइल की दुकान से। इसका मतलब यह है कि वो उससे पैसे कमा रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं रिया की। तो रिया मान लीजिए कि पेंटिंग कर रही है, रिया को पेंटिंग करने का शौक है और वो पेंटिंग कर रही है एज हर हॉबी। उससे वो कोई पैसे कमाना नहीं चाहती, बस वो एज अ हॉबी क्या कर रही है, पेंटिंग कर रही है। तो उस केस में हम उसको एम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, बिकॉज उससे वो कोई पैसे नहीं कमा रही है। तीसरा हम लोग बात करते हैं मुस्कान की। अभी ध्यान समझिए, यहां से बड़ा मजेदार एग्जांपल चालू होंगे और आप धीरे धीरे ये छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू पूरे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। मुस्कान एक वर्कर, मुस्कान मान लीजिए कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है एज अ लेबर इन द फैक्ट्री। मुस्कान फैक्ट्री में जाती है, मजदूरी करती है और अपना पैसा या वेजेस लेके घर आ जाती है। तो हम मुस्कान को वर्कर कहेंगे। ठीक, अब जब हम बात करते हैं ना बेटा वर्कर की, तो दिमाग में एक पिक्चर बन चुका है हमारे कि वर्कर का मतलब क्या होता है। तो वर्कर का मतलब होता है जो फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखेंगे, इकोनॉमिक्स के सेंस में देखेंगे, तो बेटा वर्कर का मतलब सिर्फ वो पर्सन नहीं होता है जो फैक्ट्री में जाके काम करता है, बल्कि वर्कर में बहुत सारे लोग आते हैं। देखते हैं कौन कौन से लोग आते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि श्रुति मंडल एक लड़की है। श्रुति मंडल क्या करती है, एक ब्यूटी पार्लर ओपन करती है, उसमें वो एज अ ब्यूटिशियन सर्विसेज देती है लोगों को। तो क्या हम उसको वर्कर कहेंगे? तो यस, बिल्कुल उसको हम लोग वर्कर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वर्कर में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। सर सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो लोग जो अपनी खुद की दुकान या अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं पिछला एग्जांपल लूँ तो जैसे मुस्कान है, वो किसी दूसरे के फैक्ट्री में जाके काम करती थी, वो लेबर थी। लेकिन यहाँ पर श्रुति मंडल जो है उसका खुद का बिजनेस है। तो इन दोनों ही केसेस में दोनों को हम वर्कर कंसिडर करेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं रिया की। रिया क्या है, एक असिस्टेंट है या बोल सकते एक जूनियर है आरोही की, जो उसकी सीनियर है। रिया अपने सीनियर वर्कर आरोही की हेल्पर है, मतलब वो सिर्फ उसकी हेल्प करती है। तो क्या हम रिया को वर्कर कंसिडर करेंगे? तो यस बेटा, वर्कर कंसिडर करने के वर्कर जो है, रिया जो है वो वर्कर कहलाएगी। इसमें जो भी पर्सन मेन वर्कर को हेल्प करता है उसको हम लोग वर्कर कहेंगे। आरुष मित्तल का क्वेश्चन एक ले लेता हूं मैं। सर एक वर्कर होने का क्राइटेरिया क्या होता है? वही सारी चीजें अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं बेटा आरुष, फिर मैं एक समराइज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली है, एक बार मैं समराइज भी करूंगा लास्ट में। अब एक पर्सन है मिस्टर बेचारा।
ठीक, मिस्टर बेचारा काम कर रहा है लेकिन वो कुछ समय के लिए बीमार पड़ जाता है, वो कुछ समय के लिए बीमार पड़ जाता है, या उसको कहीं चोट लग जाती है तो वो कुछ समय के लिए रेस्ट करता है, या किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो खराब मौसम हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो हॉलीडे हो, किसी भी वजह से अगर वो वर्क से एब्सेंट हो जाता है तो क्या हम उसको तब भी वर्कर कहेंगे? वो तो उस ड्यूरेशन में काम नहीं कर रहा है, जब वो इल होगा तो वो काम नहीं कर रहा है, जब वो एब्सेंट होगा वर्क से तो वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या तब भी वर्कर कहेंगे? तो यस, उसको हम लोग तब भी वर्कर कहेंगे क्योंकि वो टेम्पररीली एब्सेंट हुआ है, परमानेंटली नहीं। अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप समझिए कि वर्कर के डेफिनेशन में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। कोई भी पर्सन जो किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है उसको हम वर्कर कहेंगे। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी पर्सन अगर कोई भी एक्टिविटी करता है जिससे कि वो पैसा कमा रहा है या जिससे कि वो अपना घर जीवन यापन कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है। रिया अपना पेंटिंग करिए एज हर हॉबी, नॉट एम्प्लॉयड। मुस्कान वो किसी फैक्ट्री में एज अ लेबर काम कर रही है, शी इज कंसिडर्ड एज वर्कर। श्रुति मंडल आपका खुद का बिजनेस चला रही है, सो शी इज ऑल्सो वर्कर। उसके बाद हम बात करते रिया की, जो कि एक जूनियर है आरोही की, वो सिर्फ आरोही की हेल्प कर रही है, वो भी वर्कर कहलाएगी। कोई मिस्टर बेचारा जो टेम्परली एब्सेंट है वो भी वर्कर कहलाएगा। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक, अभी ध्यान से समझिएगा। अगर आरुष मित्तल के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूं। हालांकि आरुष के एक क्वेश्चन जो है वो आगे का आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पे उसको समझा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर एक वर्कर होने का क्या क्राइटेरिया होता है? तो मैंने बताया कि बेटा कि वर्कर होने का एक क्राइटेरिया यह होता है कि जो एक्चुअली वर्क कर रहा है और जो किसी भी प्रकार का वर्क कर रहा है अपना लिविंग अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये हो गया वर्कर का क्राइटेरिया। इसमें मैंने आपको बताया श्रुति मंडल एक ब्यूटी पार्लर ओपन किया, वो भी वर्कर है। वो जो मुस्कान है वो लेबर के तौर पे काम कर रही है, वो भी वर्कर है। ठीक है, उसके बाद रिया एक हेल्पर है आरोही की, वो भी वर्कर है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, सर अ हाउसवाइफ हेल्पिंग अ हस्बैंड इन हिज शॉप कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्कर। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में कैसा रिलेशन है। अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हस्बैंड उसको एज अ सैलरी पे कर रहा है हाउसवाइफ को अपने दुकान में काम करने के लिए, तो इसमें हाउसवाइफ क्या मानी जाएगी? वर्कर मानी जाएगी। और अगर हाउसवाइफ सिर्फ एज हेल्प करिए, इसके बदले उसको कोई मॉनेटरी टर्म्स नहीं हो रहा है, कोई मॉनेटरी फायदा नहीं हो रहा है, तो वो उसको हम वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों हस्बैंड और वाइफ चला रहे हैं उस दुकान को, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, उसमें दोनों के पास पैसा आ रहा है, तो दोनों के दोनों क्या माने जाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड माने जाएंगे यहां पर। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि सर जो सर लोन जो मिलता है बैंक से प्रोडक्टिव पर्पस वाले को जीडीपी में ऐड करता हूं बट नॉन प्रोडक्टिव पर्पस वाला नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, इसका आंसर आपको नेशनल इनकम में मिलेगा बेटा। देखिए, नेशनल इनकम जब हम कंसिडर करते हैं या जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ उन एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं जिसके लिए हम लोग कोई हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने वाला है, जिससे कि हमारा आउटपुट जनरेट हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लीजिए शादी के ऊपर खर्च करते हो तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस करने के लिए लोन लेते हो जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से उसको किया जाता है। आई होप आरुष के डाउट क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं लेबर फोर्स की। अभी ध्यान से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपको मजा आएगा। और बेटा ये छोटे छोटे एग्जांपल्स ना आपको दिमाग में कंसेप्ट को बिठाने में बहुत मदद करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। वर्ड आता है लेबर फोर्स। एक 3 लोगों का मैं एग्जांपल लेता हूं। एक है मिस्टर पप्पू, दूसरा है मिस्टर झप्पू और तीसरा है मिस्टर लट्टू। मिस्टर पप्पू एक्चुअली में काम कर रहा है किसी फर्म में या कोई एक बिजनेस में, किसी भी तरीके से वो काम कर रहा है एक्चुअली में। मिस्टर झप्पू काम करना चाहता है लेकिन उसको अभी काम मिल नहीं रहा है, बट वो काम करना चाह रहा है और इसलिए वो काम ढूंढ रहा है। जबकि मिस्टर लट्टू जो है वो काम करना ही नहीं चाहता है।
हो सकता है कि उसके जो पूर्वज है वो इतना धन दौलत छोड़ के गए हैं कि मिस्टर लट्टू काम करने का इच्छुक ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहता है। 3 अलग अलग लोग हैं। सवाल ये उठता है कि इसमें से लेबर फोर्स कौन होगा। तो सर लेबर फोर्स क्या होता है, तो आइए समझते हैं। लेबर फोर्स उन लोगों को कहा जाता है जो या तो, ध्यान से सुनिएगा, जो या तो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली अभी एंगेज्ड हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काबिलियत रखते हैं और काम ढूंढ रहे हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है बेटा, लेबर फोर्स कहा जाता है। लेकिन वो लोग जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ विदेशों में घूमना चाहते हैं अपने पूर्वजों के पैसों पर, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो लेबर फोर्स से बाहर हो जाते हैं, उनको लेबर फोर्स में हम कंसिडर नहीं करते। तो सर अब इन दोनों को क्या एक ही टर्म से डिनोट करेंगे, क्या इन दोनों पर्सन को एक ही टर्म दिया जाएगा, तो नहीं बेटा। मिस्टर पप्पू और मिस्टर झप्पू ये दोनों के लिए अलग अलग टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए समझते हैं। मिस्टर पप्पू जो एक्चुअली में काम कर रहा है उसको हम कहेंगे वर्कफोर्स, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वर्कफोर्स। और जो मिस्टर झप्पू है जो वर्क सर्च कर रहा है लेकिन अभी तक उसको काम मिला नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। यही होता है मतलब बेरोजगार का। आ रही बात समझ में। तो यहां पर हम लोगों ने ये समझा कि लेबर फोर्स में वो लोग भी आएंगे जो काम कर रहे हैं एक्चुअली में अभी, और वो लोग भी आएंगे जो काम ढूंढ रहे हैं अभी। तो दोनों आएंगे, इसलिए वो क्या कहलाएगा, लेबर फोर्स। लेकिन वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग आएंगे जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो क्या मैं बेटा एक इक्वेशन बना सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अनएम्प्लॉयड में, अनएम्प्लॉयड का मतलब वो लोग जो लेबर, अगर मैं अनएम्प्लॉयड का एक इक्वेशन बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स ये बनाता है क्या, अनएम्प्लॉयड। मतलब वो लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं प्लस एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो लेबर फोर्स, उसमें से जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं दैट इज वर्क फोर्स, उसको हटा दें तो बच जाता है अनएम्प्लॉयड। सर इसको और सिंपल करके समझाइए, तो ध्यान से समझिए। लेबर फोर्स में दो लोग आते हैं, मिस्टर पप्पू मिस्टर झप्पू। वर्क फोर्स में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर पप्पू आता है क्योंकि वो एक्चुअली में काम कर रहा है। तो इस केस में अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो पप्पू प्लस झप्पू माइनस पप्पू, तो पप्पू पप्पू माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कौन, झप्पू। और झप्पू इज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, यस और नो। ठीक बेटा, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में या इस तरीके से बाइफोकेट नहीं किया गया लेबर और वर्कर को। अगर एग्जैक्ट आप सेंस में जाओगे तो लेबर का मतलब होता है श्रम, लेबरर का मतलब होता है श्रमिक, ठीक। वर्कर का मतलब कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है। तो एज सच इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई बाइफोकेशन नहीं किया है, लेबर वर्कर लेबर, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहां तक क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अभी और कुछ कुछ चीजें मैं आगे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते जाऊंगा। एक डॉक्टर है मिस्टर गुलाटी, डॉक्टर गुलाटी, ठीक। थैंक यू अरुण। डॉक्टर गुलाटी अपने क्लिनिक में काम कर रहे हैं, वो अपने खुद का रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद का पैसा लगाया हुआ है, तो वो अपना एक क्लिनिक खोल के बैठे हैं। वहीं दूसरा है डॉक्टर शाह। डॉक्टर शाह एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे एज अ डॉक्टर एम्प्लॉयड है, उस हॉस्पिटल से वो कुछ सैलरी लेते हैं, मंथली रेम्यूनरेशन लेते हैं और घर आ जाते हैं। दोनों काम कर रहे हैं, मतलब दोनों एम्प्लॉयड है, दोनों को एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा, ठीक। लेकिन डॉक्टर जो है वो खुद के रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा। और डॉक्टर शाह किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके काम कर रहा है और उसके बदले उसको सैलरी मिल रही है, इसलिए वो वेज एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। वर्किंग फॉर अदर टू गेट रेम्यूनरेशन इज नोन एज बेसिकली वेज एम्प्लॉयमेंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो इन वर्ड्स को क्लियर करो, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं ये बड़े कंफ्यूजिंग है, आपको लेबर फोर्स वर्क फोर्स ये दोनों में डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है बेटा। अगला बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट की। वेज एम्प्लॉयमेंट में कौन आता है, तो वेज एम्प्लॉयमेंट में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्कर, दूसरे होते हैं कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर वो लोग होते हैं
जिनको जिनको साल भर काम मिलता है और वो रेगुलर सैलरीड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करता है, उसका हर मंथ का रेम्यूनरेशन आता है, हर मंथ उसको कंपनी से फैसिलिटीज मिलता है, साल भर वो एम्प्लॉयड रहता है। भले मान लीजिए किसी कोई एक पर्टिकुलर सीजन में थोड़ा काम कम है, तब भी उसको सैलरी मिलता है, रेगुलर सैलरीड पर्सन। वहीं कैजुअल वर्कर की अगर मैं बात करूं तो वो कैजुअली एंगेज होता है, उसको सिर्फ तभी पैसा मिलता है जब काम होता है, उसको सिर्फ तभी बुलाया जाता है काम के लिए जब काम एक्चुअली में होता है। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मिस्टर देवी प्रसाद जो है उसको रेगुलर सैलरी मिल रहा है कंपनी से और वो साल भर काम करता है और साल भर उसको सैलरी मिल रही है, तो वो कहलाएगा रेगुलर सैलरीड पर्सन या रेगुलर वर्कर। वहीं अगर मैं बात करूं मिस्टर बाबू भैया की, तो उसको सिर्फ तभी काम मिलता है जब वो तभी उसको बुलाया जाता है जब एक्चुअली में काम होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि केटरर की सॉरी अगर मैं इसकी बात करूं, जो कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं जो वर्कर्स, ठीक है, उनको तभी बुलाया जाएगा जब कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिलेगा ठेकेदार को। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार उनको हमेशा हर महीने सैलरी देता होगा। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक, ये सर आप ऐसा कह सकते हैं। अगला जो वर्ड है, अब हम बात करते हैं, आई होप आपको ये पूरा बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग थोड़ा डेफिनेशन वगैरह की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर समझिएगा, अरुण सिंह, यह सैलरी फिक्स होता है, चेंज भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साल भर उसको काम मिल रहा है, साल भर उसको सैलरी मिली है, ही विल बी कंसिडर्ड एज रेगुलर वर्कर। ठीक, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि पर्सन अपना जीवन यापन चलाता है, जिससे कि वो कुछ अर्न करता है, वो कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। बेसिक कंसेप्ट्स में वर्कर की जैसा कि मैंने बात की, यहां पर जो आरुष पूछ रहा था, यस आरुष, ये आप देख लीजिए बेटा, इसको मैंने चार्ट फॉर्म में लिखा है। वर्कर का मतलब कोई भी पर्सन जो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे कि वो अपना जीवन यापन करता है। इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे? तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, याद करो ब्यूटिशियन। जो टेम्परली एब्सेंट है वर्क से, याद करो मिस्टर बेचारा। जो मेन वर्कर्स को हेल्प कर रहा है, इसमें मैंने रिया और आरोही का एग्जांपल दिया था। और सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस वेज एम्प्लॉयड, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था डॉक्टर गुलाटी का और डॉक्टर शाह का। तो ये होता है आपका वर्कर का डेफिनेशन कंप्लीट। अगला अगर हम बात करें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो देखिए ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो मल्टीफेसेटेड है। मल्टीफेसेटेड का मतलब है बहुरूप, बहुत सारे इसके रूप हैं। देखिए कुछ लोग, जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं सभी के सभी लोगों को एक जैसा काम नहीं है। कुछ लोगों को थ्रू आउट द ईयर काम मिलता है, कुछ लोगों को सीजन वाइज काम मिलता है कि ये शादी का सीजन है तो इनको काम मिलेगा 3 महीने 4 महीने बहुत काम मिलेगा, उसके बाद पूरे साल खाली बैठे। ठीक, कुछ लोगों को फेयर वेजेस मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। देखिए इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को उनके काम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पे मैं जहाँ पहले पढ़ाता था, जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था, हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते थे, बट उतनी ज़्यादा हम लोगों को पेमेंट नहीं थी। वी वर नॉट गेटिंग दैट फेयर वेजेस। सो मेनी वर्कर डू नॉट गेट द फेयर वेजेस एज पर देयर वर्क। वाई? बिकॉज पॉपुलेशन इज मोर, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि वहां पे आपको कम सैलरी मिलती है। चौथा, जितने भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं उनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर करते हैं। अब आपको कुछ डेटा बता रहा हूं बेटा, वैसे तो मैंने कभी आपको डेटा याद रखने के लिए नहीं बोला है, लेकिन कुछ डेटा अगर आप याद रख लेना तो आपके लिए बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और अगर आप एग्जाम में उसको लिख के आ जाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर डेटा एक आध आंसर में भी लिख के आ जाएंगे ना, और एग्जामिनर की नजर पड़ गई उसमें, तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, वो आपसे बेहतरीन इंप्रेस हो जाएगा। सर कौन कौन सा डेटा याद करने? तो मैं हर चैप्टर में कुछ कुछ डेटा आपको बताते रहता हूँ। जैसे पोवर्टी में मैंने आपको बताया था कि 2100 कैलोरी वाला, ठीक है, 2400-2100 कैलोरी। उसके बाद दादा भाई नरोजी ने कितने प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को चिल्ड्रन के तौर पे कंसिडर किया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको याद रखने के लिए बोलता हूँ। उसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा बहुत डेटा याद रखना है। कैसे याद रखेंगे सर? तो ध्यान से समझिए। देखिए
टोटल वर्कर जो है हमारे देश में वो है 473 मिलियन। 473 मिलियन, ये 2011-12 का डाटा है, अभी डेटा जो है वो आया नहीं है लेटेस्ट, ठीक है। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक में फॉलो की जा रहा है वो 2011-12 का डेटा है। तो टोटल वर्कर जो है वो 473 मिलियन है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में हम लोग डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में टोटल 3/4 ऑफ द वर्कर्स काम कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि 473 मिलियन टोटल वर्कर्स है, उसमें से 3/4 लोग रूरल एरिया में हैं और 1/4 लोग अर्बन एरिया में है, मतलब अर्बन वर्कर्स हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग रूरल एरिया में एम्प्लॉयड है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। इसका क्या कारण हो सकता है बेटा? तो इसका एक कारण तो ये है कि वहां पे जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो मेनली एग्रेरियन होते हैं। एग्रेरियन का मतलब जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, और चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, चूंकि हमारा देश एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। इसलिए 3/4 ऑफ द रूरल वर्कर्स लिव इन द रूरल एरियाज एंड 1/4 ऑफ द अर्बन वर्कर्स इज इन द अर्बन एरियाज। I mean 1/4 of the total worker is in the urban areas. जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हमेशा यह कहा जाता है देश की आधी जनता महिलाएं हैं। टोटल पॉपुलेशन का 50% शेयर महिलाओं का, यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज इसमें विरोधाभासी यह है कि जेंडर वाइज अगर वर्क पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, तो महिलाएं जो है वो सिर्फ 30% है। आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसमें 70 लोग पुरुष हैं और 30 लोग महिलाएं हैं। सर इसके क्या क्या कारण हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो यहां पर यह है कि जो फीमेल हैं उनको आज भी पढ़ने लिखने का उतना मौका नहीं मिलता है। पहले तो और बहुत था, अभी तो फिर भी कम हुआ है, लेकिन आज भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं है। उनको बहुत छोटी उम्र में पढ़ाई उनकी छुड़वा दी जाती है। मेल की तो मजबूरी होती है कि उसको काम करना है, अगर वो काम नहीं करेगा तो घर नहीं चलेगा। इसीलिए जेंडर वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 70% ऑफ द मेल 70% ऑफ द टोटल वर्कर इज मेल एंड 30% ऑफ द टोटल वर्कर इज फीमेल। ठीक, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट आपके लिए बना के लाया हूं मैं, आप इसको देख लीजिए। इस तरीके से आपको चार्ट बना के पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। जितना आप ज्यादा चार्ट बनाएंगे घर पे, जितना आप चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिमाग में बैठते चले जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, ये है लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स एक्चुअली वर्किंग, दोज हु आर सर्चिंग और अवेलेबल फॉर द वर्क, मैंने आपको बताया था। देन लेबर फोर्स इज द सम टोटल ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। इक्वेशन भी मैंने आपको बताया था, लेबर फोर्स इक्वल टू पीपल वर्किंग प्लस पीपल सर्चिंग फॉर द जॉब। लेबर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। लेबर फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें वो लोग जो 15 साल से कम उम्र के हैं या 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनको लेबर फोर्स से बाहर रखा जाता है। आपके मन में सवाल आएगा, सर हमारे देश में तो चाइल्ड लेबर भी है, 15 साल से कम के लोग भी काम करते हैं, कम के बच्चे भी काम करते हैं, और 60 साल के बाद भी काम करते हैं। तो बेटा देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली या जनरली 15 साल से ऊपर के लोग और 60 साल के कम के लोग, यही वर्कर के डेफिनेशन, यही लेबर फोर्स के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मजबूरी इनको धकेल देती है कि वो 15 साल से कम के बच्चे भी काम करें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज भी गरीबी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए किसी होटल में काम करते हैं, कहीं कोई मैकेनिक के दुकान पर काम करते हैं। इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। 60 साल में जनरली लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 60 साल से ऊपर के लोग भी काम करते हैं अपना जीवन यापन चलाने के लिए। तो हालांकि जनरल अगर इकोनॉमिक्स टर्म्स में कहा जाए तो लेबर फोर्स में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा, ऐसे लोग जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक, ऐसे लोग जो काम करना ही नहीं चाहते, उनको काम करने की कोई इच्छा ही नहीं है, वो सिर्फ अपने पूर्वजों का जो पैसा है उसको उड़ाना चाहते हैं।
तीसरा, पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, वो लोग जो काम करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन में से कितने प्रतिशत लोग एक्चुअली में एंगेज्ड हैं या वर्क अभी ढूंढ रहे हैं। सो लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज बेसिकली नोन एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक, चलिए, डेटा इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, रेगुलर कोर्स में हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करते। अभी हम लोग रिवीजन लेक्चर में सिर्फ उतने बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वर्क फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वर्क फोर्स में कौन लोग आते हैं? तो वर्क फोर्स में सारे के सारे वो लोग आएंगे जो एक्चुअली में अभी काम कर रहे हैं। दोज पीपल हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन एनी वर्क इज कंसिडर्ड एज वर्क फोर्स। इसमें एग्जाम्पल अभी आगे बात करूं तो अनएम्प्लॉयड पीपल की अगर मैं बात करूं तो किसको अनएम्प्लॉयड कहा गया है? हु आर अनएम्प्लॉयड पीपल। तो देखिए, मैंने बताया है लेबर फोर्स में से अगर वर्क फोर्स को हटा दिया जाए, ठीक है, तो मिस्टर पप्पू और मिस्टर झप्पू ये दोनों लेबर फोर्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि मिस्टर पप्पू सिर्फ वर्क फोर्स के अंतर्गत आता है। तो यहां पर अगर आप जो एक्चुअली में एंगेज है, जो वर्कर्स हैं, उनको हटा दिया जाए तो बचे हुए लोग अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो ये आपका इक्वेशन यहां पे मैंने आपको बता दिया है। अगला बात करते हैं पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जितने लोग भी रह रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक, अभी कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं। एक होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब यह होता है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने वर्कर्स एक्चुअली में काम कर रहे हैं। सो टोटल वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, दैट इज नोन एज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। जितना ज्यादा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो इट इंडिकेट्स मोर पीपल आर एम्प्लॉयड। लोअर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब होता है कि बहुत कम लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। अगर मैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करूं इंडिया में 2011-12 में, तो देखिए कि रूरल एरियाज में, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ये। रूरल एरियाज में अगर देखूं मैं तो मेन का शेयर कितना है? 54%। विमेन का शेयर कितना है? 24%। अर्बन एरिया में लगभग मेल का जो रेशियो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में, वो लगभग बराबर है रूरल एरियाज से। ठीक है, लेकिन विमेन का देखिए, रूरल एरिया में 24% है, लगभग 25% मान लीजिए विमेन का शेयर, और अर्बन एरिया में सिर्फ 15% है। तो सोचिए यहां पर रूरल एरियाज में विमेन ज्यादा एंगेज्ड है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। इसका एक कारण यह है कि जो रूरल एरियाज हैं उनकी मजबूरी होती है बेटा। क्यों? क्योंकि उनका उतना अर्निंग होता ही नहीं है जिससे कि वो घर में बैठ सकें। ठीक है, जबकि अर्बन एरियाज में क्या होता है? देखो, अर्बन एरियाज में जो महिलाएं होती हैं उनके पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन का मतलब काम करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो घर में हाउसवाइफ की तरह जीवन बिताए। क्योंकि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो इतने समर्थ होते हैं, वो इतना पैसा कमा के लाते हैं कि महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे लोग ऐसे हैं, बट ऐसे लोग हैं, इसी वजह से यहाँ पर रेशियो जो है वो कम है। चलिए आगे बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो लोग जो अपने खुद के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए। वेज एम्प्लॉयमेंट में वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन के अंडर में काम करते हैं। इसमें दो पर्सन होते हैं बेसिकली, एक होता है एम्प्लॉय और दूसरा होता है एम्प्लॉयर। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू किया और वहां पर मैं ओनर हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, टीचर भी हूं और ओनर भी हूं। तो उस केस में मैं क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन अगर मैं मान लीजिए किसी स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूं या किसी दूसरे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कहलाऊंगा? वेज एम्प्लॉयड।
ठीक, तो वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और कैजुअल। ठीक है, रेगुलर का मतलब जिनको रेगुलर बेसिस पे काम मिलता है, साल भर काम मिलता है। इनको जनरली जो एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट बेसिस पे मिलता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी साथ में मिलता है, एग्जांपल के तौर पे प्रोफेसर, टीचर्स एटसेट्रा। हालांकि ऐसा बहुत सारे लोग आज के डेट में फ्रीलांसिंग भी करते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब होता क्या है कि ये लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के उसमें एंगेज्ड नहीं है, ये लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक है, जब काम रहेगा तो वो लोग आएंगे और कोई भी एक्टिविटी वो लोग करेंगे। कैजुअल वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो इनको तभी बुलाया जाता है जब काम होता है, इनका कोई रेगुलर इनकम नहीं होता है, इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और इनको कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। आगे अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा। और अगर ये डेटा आप लोग याद रखते हो, ये वाला डेटा जो मैं जिसकी बात कर रहा था, जो आपको कुछ डेटा याद रखना है, उनमें से एक डेटा ये है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी खुद का रिसोर्सेस इस्तेमाल करके बिजनेस कर रही है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है सिर्फ वो आएंगे, कोई भी अगर छोटा सा कोई पान ठेला भी खोल के रखा है, कोई मोची भी है, कोई सब्जी की दुकान भी चला रहा है खुद का, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंतर्गत आता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड 52% है, रेगुलर वर्कर्स की संख्या सबसे कम है 18% और कैजुअल वर्कर्स की संख्या बीच में है, दैट इज 30%। आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप 3 बार 4 बार इसको पढ़ोगे तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। 52%, 18% और 30%। और इसमें आप लोग कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि सबसे ज्यादा लोग, देखो सीधी सी बात है, किसी दूसरे पर्सन के पास काम करना या फिर किसी दूसरे पर्सन के अंडर में काम करना, खास करके रेगुलर वर्कर्स के तौर पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप खुद का छोटा मोटा भी दुकान खोल लेते हो तो बड़ा इजी होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में ज़्यादातर लोग होते हैं, रेगुलर सैलरी सबको नहीं मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है, इसलिए उसका सबसे कम शेयर 18%। और कैजुअल वर्कर जो है वो दोनों के बीच में है, दैट इज 30%। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अगला अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर की, अब ये जो जेंडर वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ट्राई करो कि याद रख सको। नहीं याद रख पाओगे तो आपको रफ डेटा हो जाना चाहिए याद। वैसे भी ये जो हमने यहां पर पढ़ा ना, ये वाला 52, 18, 30 उससे मिलता ही जुलता है। कैसे सर, आइए देखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में लगभग 51% मेल हैं, 56% फीमेल हैं। रेगुलर वर्कर्स में 20% मेल है और 13% फीमेल है। कैजुअल वर्कर्स में 29% मेल है और 31% महिलाएं हैं, फीमेल हैं। अब यहां पर डिफरेंस समझिएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर्स का आंकड़ा देखें तो ये लगभग बराबर है। ठीक है, 52% और 30% के आसपास है। यस और नो, 52%, 31%, 30% के आसपास ही। फर्क आता है रेगुलर वर्कर्स में, क्योंकि मेल है 20% और फीमेल है 13%। काफी गैप है इन दोनों के बीच में, लगभग 7 का। ठीक है, अब ये गैप क्यों है? क्योंकि देखो आज भी जैसा कि मैंने कहा कि महिलाओं को पढ़ाई के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि समय बदल रहा है, बट स्टिल देयर इज सम सिचुएशन। तो उस केस में होता क्या है कि वो लोग या तो कोई ऐसा काम करते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ना हो, या वो खुद का कोई बिजनेस करते हैं। तो उस केस में सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर्स में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, जबकि रेगुलर वर्कर्स में ज़्यादातर पुरुष होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, अगर आप रीजन वाइज देखोगे तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको यहाँ डेटा याद नहीं रखना है, डेटा सिर्फ आपको एक ही याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। 52%, 18% और 30%, वो डेटा भी अगर आप याद कर लेते हो बेटा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं रीजन वाइज। अभी देखिए अर्बन एरिया की अगर मैं बात करूं और रूरल एरिया की मैं बात करूं,
तो अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं 43% और रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड है 56%। मतलब रूरल एरिया में ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कैजुअल वर्कर्स की बात करूं तो अर्बन एरिया में सिर्फ 15% है, जबकि रूरल एरियाज में 35% है, बहुत ज़्यादा है रूरल एरियाज में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर इन दोनों ही एरियाज में इन दोनों ही सेक्टर में या इन दोनों टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रूरल एरियाज का डोमिनेशन है। लेकिन अगर हम देखें बेटा रेगुलर वर्कर्स की, तो रूरल एरिया में सिर्फ 9% लोग रेगुलर वर्कर्स हैं, जबकि 42% लोग जो हैं वो रेगुलर वर्कर है अर्बन एरिया में। अगर आप इसका मतलब समझें कि ऑब्वियस सी बात है कि रूरल एरियाज में पढ़ाई का स्तर कम रहता है, इस वजह से ज़्यादातर लोगों को रेगुलर जॉब नहीं मिल पाता है, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या तो वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। आ रही है बात समझ में? इज इट क्लियर गाइस? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में हमको मिल रहा है। सबसे पहला है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारा जीडीपी ग्रो तो हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस रेट से ग्रो नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा कल का सैंपल पेपर एनालिसिस सेशन देखा होगा, यूट्यूब पर भी हुआ था और हमारा स्पेशल क्लास उसमें भी हुआ था। तो अगर आपने वो सेशन अगर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने डेटा दिखाया था, ग्राफ दिखाया था, उसमें जॉबलेस ग्रोथ की ही बात हो रही थी। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उतने अमाउंट का या उतने प्रपोर्शन का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर 1950 टू 2010 का जो आंकड़ा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। कल में जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस था, उसमें गैप जो था दोनों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा था। किसके बीच में? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच में और जीडीपी के बीच में। अगला अगर मैं बात करूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या बेटा? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये सर कैजुअलाइजेशन क्या मतलब होता है? तो एकदम सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है, कैजुअल की तरफ मूव होना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जब सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, एक मिनट, जब सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस रेगुलर सैलरीड वर्कर्स जब सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कैजुअल वर्क की तरफ मूव होने लगते हैं, ठीक है, कैजुअल वर्क की तरफ मूव होने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कैजुअलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मतलब देखिए, पहले अगर मान लीजिए कि पहले लोग बिजनेस करते थे, बड़ा अच्छा चलता था, ठीक है, लोगों को इजीली गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी मिल जाती थी, लोग एम्प्लॉयड होते थे, लेकिन अब धीरे 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 क्या हो रहा है? नौकरियां जाते जा रही है। कोविड-19 में तो सिचुएशन और वर्स्ट हो गया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कुछ लोगों के बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब होता क्या है इसकी वजह से कि लोग धीरे धीरे कैजुअल वर्क की तरफ मूव होने लग गए हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। दूसरा जो वर्ड आता है वो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को समझने से पहले आपको दो वर्ड समझना पड़ेगा, दो सेक्टर का मतलब समझना होगा। एक होगा फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा होता है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा सेक्टर जिसमें 10 लोग या उससे ज़्यादा के लोग काम कर रहे हैं, उस सेक्टर को हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। और जिस भी सेक्टर में 10 लोगों से कम लोग काम करते हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर
कहते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जस्ट इसी से रिलेटेड है, कैजुअलाइजेशन से रिलेटेड। मान लीजिए कि लोग पहले फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर में जनरली सिक्योरिटी होती है और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है और रेमुनरेशन भी कम होती है। तो जब लोग फॉर्मल सेक्टर से शिफ्ट होके इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव होने लगे तो उस केस में होता क्या है, उस केस में होता है इनफॉर्मलाइजेशन। क्या होता है बेटा, इनफॉर्मलाइजेशन। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव होते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं क्या होता है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जिसमें भी 10 लोग या उससे ज़्यादा के लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। इसका टोटल वर्कफोर्स में जो शेयर है वो कितना है, लगभग 6%। कितना है बेटा, 6% है। मतलब ये कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 6 लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, बाकी के 94 लोग किसमें काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए नाम है एम स्मार्ट ग्रुप, एक कंपनी है एम स्मार्ट ग्रुप, एम स्मार्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। उसमें 10 वर्कर या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो कौन सा सेक्टर हुआ, फॉर्मल सेक्टर हुआ। बबलू स्वीट्स में मान लीजिए कि 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, 9 वर्कर से काम कर रहे हैं, तो ये कौन से में सेक्टर में आएगा, इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आएगा। फॉर्मल सेक्टर के लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। ये चार्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एटसेट्रा। और इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा और कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे, तो जितने भी नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, जो एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा के साथ काम करते हैं। हेड लोड वर्कर जो होते हैं, सर हेड लोड वर्कर्स का मतलब क्या होता है, आप लोग साधारण भाषा में समझ लीजिए, जो कुली होते हैं। ठीक है, आप कुली का मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो है वो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या करती है, अपने सर पर ईंट रख के जाती हैं, या किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं कि जो आप बोझा ढोने का काम करते हैं, सामान उठाने का काम करते हैं, उसको आप समझ लीजिए हेड लोड वर्कर। ये सब इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। श्वेता एक बार कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स बता दो। ठीक है बेटा, यहाँ पर समझ लीजिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे आपको कि एक का नाम था मिस्टर बाबू, ठीक है, और एक का नाम था मिस्टर झोलू। तो मिस्टर बाबू और मिस्टर झोलू, ये मिस्टर बाबू जो थे वो थे सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक, और मिस्टर झोलू जो था वो कौन था, रेगुलर वर्कर। रेगुलर मतलब इसकी अच्छी खासी जॉब थी मिस्टर झोलू की, और मिस्टर बाबू का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। कोविड-19 की सिचुएशन आई, दोनों जो है वो उनका पूरा काम चौपट हो गया। मिस्टर बाबू का बिजनेस बंद हो गया, मिस्टर झोलू की नौकरी चली गई। अब ये दोनों के दोनों पर्सन क्या कहाँ शिफ्ट हो गए, कैजुअल वर्क में शिफ्ट हो गए। मतलब इनको जो काम मिल जाए, जैसा काम मिल जाए, जब काम मिल जाए, वो लोग ये कर लेते हैं। तो इसका मतलब दे आर व्हाट, कैजुअली एंगेज। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वर्क फोर्स from self-employed and regular workers, regular employed, to casual work is known as casualization of workforce. I hope this is very clear to all of you. Yes, Shweta, is it clear, beta?
दिस प्रोसेस इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वैसे ही अगर फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाने लग जाएं तो वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला आप लोग को इसका आंसर करना है, एमसीक्यू है। रीनल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ आचार पापड़, इज शी कंसिडर्ड एज वर्कर। रीनल जो है वो आचार पापड़ के बिजनेस में एंगेज्ड है, क्या वो वर्कर कहलाएगी, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए, यस और नो। Good, that's great. So correct answer is yes. So guys the correct answer is yes, क्योंकि मैंने इसमें बताया था कि अगर कोई एम्प्लॉयड है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तब भी हम उसको वर्कर कंसिडर करेंगे। अगला है, इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर इज नोन एज, अभी अभी मैंने बताया था, ए कैजुअलाइजेशन, बी इनफॉर्मलाइजेशन, सी ग्लोबलाइजेशन और डी लिबरलाइजेशन। फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग। इनफॉर्मलाइजेशन, बहुत बढ़िया, इनफॉर्मलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इनफॉर्मल सेक्टर के कुछ फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले उनका कोई रेगुलर इनकम नहीं होता है, गवर्नमेंट से कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, उनको बिना कंपनसेशन की नौकरी से निकाल दिया जाता है, और जनरली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आंकड़े आपको नजर आएंगे कि फॉर्मल सेक्टर में 24 मिलियन पुरुष हैं, 6 मिलियन महिलाएं हैं। ठीक है, टोटल वर्कफोर्स कितना है, मान लीजिए 30। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आप देखोगे तो 306 मिलियन मेल हैं, जबकि फीमेल कितने हैं, 137। अगर आप डिफरेंस देखो तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर मेल की संख्या कितनी ज़्यादा, सॉरी फॉर्मल सेक्टर में कितने कम लोग काम करते हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कितने ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करने की काबिलियत रखते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगला देखो आरुष, अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना यह है कि अगर किसी पर्सन को आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है तो वो वर्कर के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है, वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाता है। ठीक है, श्वेता महाजन आप बहुत लेट आए हो बेटा, आप प्लीज़ प्रीवियस करके देख लीजिएगा, उसमें मैंने लेबर फोर्स और वर्क फोर्स को बहुत अच्छे से समझाया है इक्वेशन के साथ। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेबर फोर्स में दोनों लोग आते हैं, जो एक्चुअली में काम कर रहा है वो लोग भी, और जो अनएम्प्लॉयड है वो लोग भी। जबकि वर्क फोर्स में सिर्फ वो पर्सन आता है जो एक्चुअली में काम कर रहा है। इज इट क्लियर श्वेता? चलिए, सोर्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूं तो 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करती है। इसमें आएगा सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन होता है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। दूसरा बात करते हैं एनएसएसओ, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा सैम्पलिंग मेथड। इसके तहत ये कुछ एरियाज का क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और उसके बेसिस पे लोग एस्टिमेशन करते हैं, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला मैं बात करूँ DGET की, तो ये बताते हैं कि अलग अलग सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज इट बेसिकली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशंस एंड एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉइज। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया श्वेता, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मिस्टर पप्पू एक्चुअली में काम कर रहा है, मिस्टर झप्पू वर्क सर्च कर रहा है। इन दोनों को टोटलिटी में क्या कहा जाता है, लेबर फोर्स कहा जाता है। इन दोनों को टोटल क्या कहा जाएगा,
in totality they will be considered as workforce, that is Mr. Pappu plus Mr. Jhappu is equals to labor force. लेकिन अगर मैं बात करूं वर्कफोर्स की तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर पप्पू कंसिडर किया जाएगा वर्कफोर्स में। इसका मतलब मिस्टर झप्पू कौन है, अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे लोग काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करने की काबिलियत रखते हैं, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर ही काम करने को तैयार है, फिर भी उनको काम नहीं मिलता है, ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा ये मैंने बता ही दिया। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछता है, और कल जो मेंटी क्विज होगा याद रखिएगा, कल मेंटी क्विज होगा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का, और मेंटी क्विज में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा। और अगर आपको मेरे क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए या आपको जानना है कि कब कब मेरी क्लासेस होती है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आप मुझे मैसेज कीजिए @CS मयंक और मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है, या लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट में चार प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सबसे पहला 3 बजे होगा श्वेता महाजन। पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लोग जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं। सर ये क्या बात हुई, आप बोल रहे हो कि अनएम्प्लॉयड भी होते हैं और आप बोल रहे हो कि वो लोग जरूरत से ज्यादा भी एम्प्लॉयड होते हैं। तो आइए एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। अभी यहां पर समझिएगा कि मान लीजिए कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसमें मान लो कि 100 यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है। कितना यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है, 100 यूनिट मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है। और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो मात्र 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फार्मर के परिवार में 15 लोग थे, तो फार्मर ने क्या किया, उन पांचों को भी खेत में काम करने के लिए बुला लिया। अब ये पांचों के आने से आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 100 यूनिट होता था, अभी भी 100 यूनिट होगा। तो इसका मतलब यह है कि जितने लोगों की जरूरत है वो कम है और जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो ज्यादा है। मतलब 15 लोग काम कर रहे हैं जबकि जरूरत सिर्फ 10 लोगों की है। इसका मतलब ये 5 लोग क्या कहलाएंगे, दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वेयर मोर पीपल आर एंगेज्ड देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब एक और चीज से समझ लीजिए कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय करने से हमारे टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इस सेंटेंस को ध्यान रखना, कल इससे रिलेटेड MCQ पूछा जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब पर्सन को एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बाकी समय वो खाली रहता है। उसके बाद हम बात करें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो सिचुएशन जहां पे लोग काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर भी काम करना चाहते हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिलता है, दैट इज नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर टेक्नोलॉजी आने की वजह से कई लोगों की जॉब छिन जाती है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में 150 पर्सन काम करते थे, 150 लोग काम करते थे। उस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक मशीन मंगाएंगे और वो मशीनरी अकेले 50 लोगों का काम कर देती है। वो मशीन अकेले ही 50 लोगों का काम कर देती है। तो अब क्या होगा कि कंपनी ने उन 50 लोगों को निकाल दिया और अब बच गए सिर्फ और सिर्फ 100 लोग। तो 150 लोग पहले काम करते थे, 150 लोग एम्प्लॉयड थे, अब बच गए हैं सिर्फ 100 लोग, मतलब 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। जब टेक्नोलॉजी आती है उसके कारण जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, उस सिचुएशन को। आ रही बात समझ में? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? देखो आरुष मित्तल, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बेटा वो काफी
अनक्लियर क्वेश्चन है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने पूछा सर जॉबलेस ग्रोथ किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है, तो आप समझिए कि जॉबलेस ग्रोथ किसी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं हो रही है। यहां पर जॉबलेस ग्रोथ का सिंपल सा मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन उतने लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं जिसके कारण हो क्या रहा है कि हमारे प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, हमारे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो हमारा ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी ग्रो तो कर रही है, लेकिन उतने जॉब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो आप इसको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। हालांकि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जॉबलेस ग्रोथ किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन इनवैलिड टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन आपको आई होप आपका जो मन में जो ख्याल था वो क्लियर हो गया होगा कि क्यों जॉबलेस ग्रोथ होती है ना। चलिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर लोग पढ़ लिख लेते हैं उसके बावजूद उनको काम नहीं मिलता है। सबसे खतरनाक स्थिति है कि इंसान अपना लाखों रुपया जिंदगी भर खर्च करता है बच्चों की पढ़ाई पर, लेकिन उसको काम ही नहीं मिलता है। तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का। सो ये कारण है, बहुत घातक सिचुएशन है ये। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जब जॉब छोड़ता है और दूसरा नई जॉब ज्वाइन करता है तो उन दोनों के बीच में जितने दिन वो काम नहीं करता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके का टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जिसमें वो पर्सन जब जॉब छोड़ता है उस समय से लेके जब तक वो जॉब ज्वाइन नहीं करता है उस पीरियड में जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसको हम कहते हैं क्या, आपका ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी समझिएगा, मान लीजिए कि एक पर्सन है मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन ने XYZ एकेडमी में 1 अप्रैल 2020 को जॉब छोड़ी और उसने अन एकेडमी ज्वाइन किया 1 मई 2020 को। तो जो 1 महीने का पीरियड था जिसमें वो बिना जॉब के था उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हेलो हरिंदर, वेलकम टू द क्लास बेटा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको पर्सन नहीं मिलते हैं, एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं, तो वो एक सिचुएशन को जन्म देती है और उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे शायद मैंने एक एग्जांपल लिया है, यस। मान लीजिए कि एक वैकेंसी है अकाउंटेंट की, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए M.Com, ठीक। मिस्टर राव उसके लिए अप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन मिस्टर राव जो है वो सिर्फ B.Com पास है, जबकि उनको चाहिए कौन, M.Com पास। तो यहां पे देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला जो है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो बेटा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी में अलग अलग साइकिल्स होते हैं, फेजेस होते हैं, बिजनेस साइकिल होते हैं। जैसे कि कभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी एक्सपेंशन स्टेज में, बहुत पीक पर पहुंचेगी, फिर धीरे 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 स्लो होते जाएगी, फिर वो रिसेशन में आ जाएगी और फिर लंबे समय तक अगर रिसेशन रहता है तो वो सिचुएशन डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हम वापस धीरे धीरे रिकवर करना चालू करते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बनाए हैं जो मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डाले हैं। एक है कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, जो बच्चों को काफी पसंद आया और उनके फीडबैक बहुत जबरदस्त आए थे। और दूसरा जो अभी रिसेंटली मैंने लिया है उसी का सेकंड पार्ट समझ लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि इंडियन जीडीपी एंड वी शेप रिकवरी। तो आप लोग वो दोनों सेशन जरूर देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। और एक बच्चे के प्रोजेक्ट में वो इतना जबरदस्त हेल्प किया कि उसको फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक है। और उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया टेलीग्राम पे, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जिस तरीके से मैं आप लोगों के जो बुक के कंसेप्ट है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है, रियल लाइफ में जो हो रहा है उसके साथ रिलेट कर दे रहा हूं, उसका एटलीस्ट आपको फायदा मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है, आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। श्वेता, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए बेटा,
उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप को डायरेक्टली लिंक चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए CS मयंक, आपको मैं वो लिंक भेज दूंगा। आप लोग पहले तो मेरे ग्रुप के साथ ऐड हो जाइए। आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे ना बेटा, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे क्लासेस की। कोई भी लिंक चाहिए होगा आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है श्वेता, मैं फिर से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बता देता हूँ बेटा, एकदम सिंपल सा मतलब है। देखो 1 अप्रैल को मैंने जॉब छोड़ी, 1 मई को मेरे को नई जॉब मिल गई, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से 1 मई 2020 तक तो मैं अनएम्प्लॉयड था ना, मुझे कोई जॉब नहीं मिला था। उस सिचुएशन को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है बेटा, तो ये एकदम आप बेसिक कोई लिख सकते हो, आप जनरल चीजें भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें तो आप वैसे भी एक्सपर्ट हो। अनएम्प्लॉयमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे जो खतरनाक सिचुएशन है जो हर चैप्टर में मैंने बताया है, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उनके लिए जॉब कम पड़ रहे हैं, उनके लिए रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, उनके लिए गुड्स कम पड़ रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और अभी मैं इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ रेगुलर क्लास में। इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का या इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन होने का सबसे प्रमुख कारण है पॉपुलेशन। जरूरत से ज्यादा हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। अगला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारी ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तीसरा, हमारा एग्रीकल्चर आज भी पिछड़ा है। हमारा मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर जो है वो आज भी गरीब है, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, बेहतर इनपुट्स नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन है वो अभी भी कम है। अगला अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत 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 ही खराब है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो सिर्फ रट्टू तोता बनाने में लगा हुआ है कि आप इसको रटिए, आप 100% 95% लाइए, 98% लाइए, 100% लाइए और जॉब ले जाइए। तो नहीं मिलता है ना जॉब, कहां से मिलेगा जॉब जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं होगा। इसी कारण से ये मेरा एफर्ट है, ये एक मेरा प्रयास है जो आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लेके आ रहा हूं। वो भी वो सारी चीजें जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको ये बताया जाएगा कि जो आप कोर्स में पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। इसी के लिए मैंने कोविड-19 एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी बनाया, GDP एंड वी शेप रिकवरी बनाया। उसके बाद मैंने अमूल की केस स्टडी आपको बताई, रूरल डेवलपमेंट से व्हाइट रिवॉल्यूशन समझाने के लिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताया ताकि आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अच्छे से समझ सको। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़नी चाहिए। और आगे आने वाले 10 साल, जो अभी हमारा नया दशक चालू होने वाला है 2021 से 2030 तक, ये बहुत 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 चेंजेस लेके आएगा आपकी जिंदगी में। और अगर कोई भी पर्सन अगर समय के साथ टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ाई नहीं करता है, तो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। इसलिए समय के साथ 2 चीज़ें आप सीखते जाइए। एक, जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, उसमें मैं आपकी भरपूर मदद कर रहा हूं। और आप मुझसे जुड़िए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़िए, आप यूट्यूब पर जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस पे जुड़िए, जहां पे जुड़ना है वहां पर जुड़िए, लेकिन मेरे नॉलेज का भरपूर फायदा उठाइए। श्वेता, मैं आपको सारा डिटेल कल दे दूंगा बेटा। आज मैं आपका प्लानिंग कर लूंगा कि अगले महीने कब कब आपके फ्री सेशंस होंगे। मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, आपको रोज अपडेट मिल जाएगा मेरी क्लासेस का। एक दिन पहले मैं अपडेट डाल देता हूं कि आज बेटा ये क्लास होने वाली है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी पिछड़ा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, जबकि सर्विस सेक्टर तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में रिडक्शन आया है। ठीक है, तो अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में पहले से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, मतलब लोग शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली। सेकेंडरी सेक्टर में अप डाउन चलते रहता है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है इसमें।
अभी एम्प्लॉयमेंट चल रहा है बेटा, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, फिर इन्वायरमेंटल आएगा। रेगुलर क्लास में अभी मैं इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही पढ़ा रहा हूँ। रेमेडियल मेजर्स आपके लिए होमवर्क रहेगा। रेमेडियल मेजर्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि अगर आपको कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता है तो आप आसानी से क्या लिख सकते हैं बेटा, आप आसानी से लिख सकते हैं कि क्या क्या रेमेडियल मेजर्स लगेंगे। अब जिन लोगों को भी डाउट्स आ रहे हैं सर कैसे हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे हम क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आप आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरा नाम सर्च कीजिए CS मयंक अग्रवाल। जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे ये प्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करें, ज़रूर फॉलो करें, तब आपको मेरे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी गाइस। सो फॉलो मी ऑन दिस। आप इस कोर्सेस टैब में जा सकते हैं और इस कोर्सेस टैब में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्लस के, फ्री कोर्सेज के और स्पेशल क्लासेस के। तो बेटा जब आप स्पेशल क्लासेस जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो मैं अलग अलग मुद्दे पे लाते रहता हूं। जबकि अगर मैं कोर्सेस प्लस कोर्सेज की बात करूं तो ये होता है पेड, ठीक है, बहुत नॉमिनल प्राइस आपको चार्ज की जा रही है। आप समझिए अभी अभी आपके पास 1 से 3 महीने का एग्जाम ड्यूरेशन बचा है। आप उसमें अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका पूरा एक बार और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी मंथ में मैं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं एंड दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सैंपल पेपर एनालिसिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग सेशन। ये सारी चीजें आपकी जनवरी और फरवरी में होने वाली है। तो गाइस डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 3 महीने के लिए ले लीजिए, आपकी मर्जी आप कितने महीने के लिए लेते हैं। और इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ऑप्शनल हो, मेन हो, जो भी सब्जेक्ट्स हो। दूसरा आपको इसमें सारे स्ट्रीम के मिलेंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आप ह्यूमैनिटीज भी देख सकते हो, साइंस भी देख सकते हो, सारे स्ट्रीम देख सकते हो। तीसरा सारी फैकल्टीज का देख सकते हो, जितने भी फैकल्टीज अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, किसी भी एक का अच्छा नहीं लगता आप दूसरे के पास जाए। कई टीचर्स हैं, एक एक सब्जेक्ट के 10-10 12-12 टीचर्स हैं, आपको जिनसे पढ़ना आप पढ़ सकते हो। बस याद रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि मेरा कंटेंट मैं इसी तरीके से लाते रहूं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहूं, तो मेरा रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, मयंक CS लाइव, so that you can get 10% discount. Support me on Unacademy platform so that I can bring more such interesting contents for you guys. I hope you all have enjoyed this session. आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। 3 दिन का समय है आपके पास, इन 3 दिनों में आप मुझे बता दीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। आज ही बता दीजिए, क्योंकि मैं आज ही प्लान करूंगा अगले महीने का टॉपिक्स। तो आज लास्ट डेट है, आप समझ लीजिए कि YouTube पे कौन से लेक्चर्स लाने हैं, इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज ही समय है आपके पास। हाँ, स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं लेता हूं उसको आप कल तक भी बताएंगे तो चलेगा, लेकिन YouTube के लिए आपको कौन से लेक्चर चाहिए आज ही मुझे बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे के लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।